हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो एक कॉमिक देख रही थी और उसे वो पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी जो हीरोइन थी उसका हस्बैंड भी मर गया था और हस्बैंड का इनहेरिटेंस भी उसे नहीं मिला था। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, तो वो जैसे ही ठीक करने जाती है उसे करंट लग जाता है और वो उसी कॉमिक के अंदर चली जाती है और वो कॉमिक की फीमेल लीड की पोजीशन पर थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो परेशान हो जाती है कि वो है कहाँ। तभी एक मेड आकर उसे बताती है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन फ्यूनरल सेरेमनी का दिखा जाता है, जहाँ जिया सैड होने की एक्टिंग कर रही थी और मन में सोच रही थी कि अब मैं इस नोवेल में एक रिच विडो बन गई हूँ, रिच भी बन गई और मेरा हस्बैंड भी मर गया, ये कितनी अच्छी बात है। तभी उसके हस्बैंड का ग्रैंडफादर उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, पर जिया को लगता है कि शायद वो इनहेरिटेंस लेना चाहते हैं, पर अब मैं यहाँ हूँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि सैन का तो कोई सन भी नहीं है, बस तुम ही मेरे पास हो, इसलिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियन का इनहेरिटेंस तुम्हें ही मिलेगा। ये सुनकर तो वो और जोर जोर से रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि हस्बैंड तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कैसे जा सकते हो, अब मैं क्या करूंगी। पर मन में तो खुश हो रही थी कि उसे हंड्रेड्स ऑफ बिलियन का इनहेरिटेंस मिलने वाला है, अब वो रिच बन जाएगी। वहाँ पर सैन के अंकल और आंटी भी थे जो अपने डैड से कहते हैं कि आपको अपनी हेल्थ का भी केयर करना होगा। तो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है, पहले तुम्हारे बड़े भाई का डेथ हो गया और फिर उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया और अब ये सब कुछ। ये सुनकर जिया भी सोचने लगती है कि मेरे हस्बैंड के साथ कितना ट्रेजेडी था। तभी वहाँ पर सैन का कजन जिशन आता है और जिया से कहता है कि मेरा बड़ा भाई मर गया है, तो अब से मैं तुम्हारा केयर करूंगा। ऐसा कहकर वो उसे टच करने वाला था, पर सैन छुप कर ये सब देख रहा था और गुस्सा कर रहा था। असल में वो मरा नहीं था, उसे पहले ही पता चल गया था कि कोई उसकी एक्सीडेंट करवाने वाला है, इसलिए वो असली मर्डरर को पकड़ने के लिए अपनी फेक डेथ का प्लान किया और अब वो फैमिली वालों के सामने अपने कजन जियान बनकर जाएगा जो उसी की तरह दिखता है और वो असली मर्डरर को ढूंढेगा। वही जिया जेसन को अच्छी खासी सबक सिखा देती है और कहती है तुम अपनी केयर करो, अगर तुमने मुझे दोबारा टच करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तो वो गुस्सा करने वाला था, पर वो कहती है कि मैं ग्रैंडपा को बता दूंगी जो इनएप्रोप्रिएट होगा। जिशन कहता है सन मर चुका है, अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगी और हमारी बात सुनोगी तो ही मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा, वरना नहीं। पर वो नहीं डरती और कहती है लगता है तुमने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी लॉ के बारे में स्टडी नहीं किया, मैं सन की लीगल वाइफ हूँ तो पहला लीगल हायर मैं ही होंगी। उसकी बातें सुनकर सन भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी भाई बहुत ही काइंड थी और उसे वो कुछ बदली हुई सी लगती है। अंकल भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अभी मैं तुम्हें सन फैमिली का रूल समझाता हूँ, कहकर उसे थप्पड़ मारने वाले थे, पर जिया उन्हें रोक देती है तो वो और भी गुस्सा हो जाते हैं और फिर से हिट करने वाले थे। पर तभी सैन आकर जिया को बचा लेता है और फिर जैसे ही जिया उसे देखती है तो वो उसे भूत समझकर डरने लगती है और कह रही थी कि मुझे तुम्हारा इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, प्लीज मेरे पास मत आओ। तो वो कहता है कि तुम मेरी कजन की वाइफ हो ना, मुझे जैसे ही पता चला कि उसकी डेथ हो गई है मैं अब्रॉड से वापस आया हूँ। तभी ग्रैंडपा भी बताने लगते हैं कि ये जिंगियान है सैन का कजन, दोनों बचपन से ही सेम ही दिखते थे, इसलिए तुम्हें पहचानने में गलती हो गया। जिया सोचने लगती है कि शायद हेवन मेरे साथ काइंड है, इसलिए तो मेरे हस्बैंड के मर जाने के बाद इतना हैंडसम सा कजन आया है। वो उससे कुछ बात करने ही वाली थी कि टाइम टेबल की साइड इफेक्ट्स की वजह से वो बेहोश हो जाती है और फिर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर जैसे ही उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि कोई एक ही फैमिली मेंबर उसके साथ जा सकती है। तो अंकल कहते हैं कि मैं जाता हूँ, कहकर वो डॉक्टर के साथ चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद डॉक्टर अंकल से कहते हैं कि वो लड़की नहीं बचना चाहिए, अगर वो बच गई तो तुम्हारी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और सैन बाहर होकर भी उन लोगों की बातें सुन रहा था और सोचता है कि आप करना क्या चाहते हैं। उसके बाद डॉक्टर जिया को बांधकर उसके मेडिसिन में कोई पॉइजन मिला देता है और कहता है ये वो लोग कर रहे हैं जो लोग तुमसे हेट करते हैं और चाहते हैं कि तुम मर जाओ। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तो जिया सोच रही थी कि मैं ऐसे नहीं मर सकती, क्या मैं इतने थोड़े से टाइम के लिए यहाँ आई थी, और वो किसी भी तरह अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने की करती है। पर तब तक सैन भी उसे बचाने के लिए आ गया था, तो वो उसे देखकर हक कर लेती है। पर तभी कोई आ रहा था तो जिया वापस से वैसे ही लेट जाती है और सैन भी वहाँ से चला गया था। वहाँ पर जिनसन आता है और कहता है कि अब तुम मेरे कजन से मिल ही गई होगी, और वो सुसाइड नोट पर साइन करवा लेता है जिसमें लिखा था कि वो अपनी इनहेरिटेंस अपनी मर्जी से छोड़ रही है। और वहाँ पर एक मेडिसिन बोतल छोड़कर वहाँ से चला जाता है जिससे ऐसा लगे कि उसने सुसाइड कर लिया, और बाद में सबको ऐसा ही लगता है। मेड भी सैड हो रही थी कि मुझे नहीं पता था कि आप प्रेसिडेंट से इतना प्यार करती हैं जो आपने उनके लिए सुसाइड कर लिया। और फिर अंकल और जिसन बात कर रहे थे कि जिया की बॉडी को फ्यूनरल होम ले चले। ये सुनकर जिया सोच रही थी कि मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तभी मेड उनसे कहती है कि ये सब कुछ करने से पहले हमें मैडम की फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पर जिशन कहता है कि उनकी फैमिली ने पैसों के लिए सैन फैमिली में उनकी मैरिज करवा दी थी, तो क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें इसकी कोई परवाह होगी। ये सुनकर जिया सोच रही थी कि इस बॉडी की रियल ओनर की लाइफ कितनी मिसरेबल है, ना सिर्फ उसके हस्बैंड की मौत हुई है बल्कि उसकी फैमिली वाले भी उसकी कोई केयर नहीं करते। जिनसन जिया को फ्यूनरल होम लेकर जाने वाला था, पर तभी वहाँ पर सैन का असिस्टेंट आता है और कहता है मैं मिस्टर सैन का पर्सनल असिस्टेंट था, मैं मैडम की बॉडी को फ्यूनरल होम तक ले जाऊंगा, अब दोनों को वरीड होने की जरूरत नहीं है। और वो जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है तो जिशन भी उनके पीछे पीछे जाता है और फिर जिया गाड़ी में उठती है और रिलैक्स हो रही थी और कसन को देखकर स्माइल करने लगती है और कहती है कि मुझे
मुझे पता है तुम मुझे यहाँ रेस्क्यू करने आए हो। और फिर एक्सीडेंटली वो उसके क्लोज हो जाती है तो वो कहता है कि अभी ही मेरी कजन की डेथ हुई है और तुम दूसरे मैन को हक कर रही हो। तो वो सोचने लगती है कि कहीं इसे सब कुछ पता न चल जाए और वो रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत याद करती हूँ और उसे हक करते हुए कहती है कि तुम हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना। पर वो जल्दी से उसे दूर कर देता है और कहता है तुम अपने कपड़े निकाल कर इस फेक बॉडी में डाल दो। तो वो उसे फ्लर्ट करते हुए कहती है कि मेरी जीप ओपन नहीं हो रहा है तो क्या तुम हेल्प कर दोगे। तो वो भी अपने आंखों में पट्टी बांध देता है और उसकी हेल्प करता है। पर तभी एक्सीडेंटली पट्टी खुल जाता है जिससे दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन फ्यूनरल होम का दिखा जाता है जहाँ जिनशन सब कुछ चेक करने आया था और वो चेक करने के बाद अंकल यानी अपने डैड को फोन करता है और बताता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है जिया की बॉडी को फ्यूनरल के लिए लेकर गए हैं। अब सैन फैमिली का सब कुछ हमारा होगा। इसकी ये सारी बातें वो दोनों भी सुन रहे थे और जिया कहती है लगता है कि ये सब कुछ अंकल की फैमिली ने किया है। पर सैन कहता है मुझे नहीं लगता कि ये इतना सिंपल है। और फिर सैन कहता है कि पहले हमें घर चलना होगा और इसी बीच दोनों क्लोज हो जाते हैं। तो सैन कहता है क्या तुम इस हालत में जाओगी क्योंकि जिया ने उसका कोट पहना था और कहती है तो फिर क्या करूँ। सैन कहता है तो फिर पहले जाकर चेंज कर लो। और फिर दोनों छुपते छुपते सैन फैमिली जाते हैं जहाँ पर सैन के फ्यूनरल फोटो के साथ साथ जिया का भी फोटो रख देते हैं। और फिर दोनों किसी भी तरह अंदर चले जाते हैं और फैमिली वालों की बातें सुनने लगते हैं जहाँ पर जिनसन ग्रैंडफादर को कह रहा था कि कजन और सिस्टर इन लॉ दोनों की ही डेथ हो गई है तो अब सैन ग्रुप को किसी को तो हैंडल करने के लिए देना होगा। तभी उसकी मॉम कहती है कि जिनसन अभी यंग है और वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगा तो क्यों ना हम कंपनी के चार्ज उसे ही दे दें। तो ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं क्या तुम लोग मुझे कर्ज कर रहे हो कि मैं जल्दी मर जाऊं। अंकल कहते हैं उसके कहने का मतलब ये नहीं था और कंपनी को तो किसी न किसी को हैंडल करना ही होगा ना। इनकी बातें वो दोनों भी सुन रहे थे पर जिया को अच्छे से सुनना था इसलिए सैन से कहती है कि हेल्प करना पर वो नहीं करता तो वो गिरने वाली थी पर वो खुद को संभाल लेती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि हेल्प क्यों नहीं किया। तो वो कुछ ऐसी बातें करता है जिससे जिया को लगता है कि शायद वो मुझ पर डाउट कर रहा है और सच में सैन भी मन ही मन सोच रहा था कि ये पहली वाली जिया से बहुत ही डिफरेंट है। तभी वो उसे कहती है कि सिर्फ दो लोग हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, पहला तो डेथ पर्सन। तो वो पूछता है कि दूसरा कौन है। जिया बताती है कि वो मैं हूँ, बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए। पर वो मना कर देता है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए और फिर दोनों फिर से घर वालों की बातें सुनने लगते हैं। तो सैन कुछ इस तरीके से उसे सपोर्ट करता है तो वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो। सैन बताता है कि तुम्ही ने तो सपोर्ट करने के लिए कहा था। तो वो गुस्सा करती है कि मैंने इस तरीके का सपोर्ट नहीं कहा था। तो फिर वो उसे अच्छे से पकड़ता है और फिर घर वालों के पास जिया के फादर और उसकी सिस्टर आती हैं। डैड सैन फैमिली पर गुस्सा करने लगती है कि मेरी डॉटर की डेथ हो गई और तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दिया। तभी उन दोनों से कुछ आवाज हो जाता है तो जिंक्शन देखने लगता है कि कौन है और तभी वहाँ से मेड आ रही थी। तो जिंक्शन उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम हमारी बातें सुन रही हो। वो दोनों मेड को अपने बारे में बताने से मना कर रहे थे और उसे छोटा सा गोल्ड बार ऑफर करते हैं। तो मेड भी जिंक्शन से झूठ बोल देती है कि यहाँ कॉकरोच है, मैं वही देखने आई थी। और जिंक्शन भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और उसे जाने के लिए कहता है। तो वो अपना गोल्ड लेकर चली जाती है। तभी जिया को लगता है कि पैसा सब कुछ कर सकता है। वही जिया के डैड सेंग फैमिली पर गुस्सा कर रहे थे और वो अपने डॉटर को इशारा करते हैं। तो वो एक्टिंग करने लगती है कि सिस्टर आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं, मैं और डैड आपके बिना कैसे रहेंगे। ये सब कुछ देखकर जिया कहती है लगता है कि मेरी फैमिली वाले तुमसे ज्यादा मेरी केयर करते हैं। तभी डैड कहते हैं कि हम सेंग फैमिली के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करने नहीं आए हैं, हमें बस एक बिला दे दीजिए और 2 बिलियन दे दीजिए, इसके आगे हम और कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर सैन उसे चिढ़ाने लगता है कि लगता है बहुत केयर करते हैं। तो वो भी गलती से कह देती है क्या रियल ओनर को कोई भी फेवर नहीं मिला। तो सैन शॉक्ड होकर कहता है क्या तुम्हें अपनी ही फैमिली सिचुएशन के बारे में नहीं पता। जिया एक्टिंग करने लगती है कि सडनली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लगता है हॉस्पिटल में मुझे जो ड्रग दिया गया था उसी वजह से ऐसा हो रहा है। और फिर सैन उसे बताता है कि ये तुम्हारा स्टेप फादर है, तुम पैदा होते ही कुछ दिनों बाद तुम्हारे रियल डैड की डेथ हो गई थी और फिर तुम्हारा ये स्टेप डैड आया जो अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर तुम्हारी मॉम को चीट किया। उसके बाद ये लोग तुम्हें बुली करते थे। तभी जिया को भी याद आने लगता है कि सब लोग मिलकर कैसे रियल जिया को बुली करते थे और वो उन पर गुस्सा कर रही थी कि ये कितने सेमलेस लोग हैं और कहती है मैं जिया फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हूँ, अब मैं इन लोगों को बताती हूँ। वही ग्रैंडपा उनकी बातें मान जाते हैं और अंकल को ये सब कुछ हैंडल करने के लिए कहते हैं। और फिर स्टेप डैड भी फोटो के सामने सेट होने की एक्टिंग करने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे ड्रीम में आकर बता देना। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और जिया भूत बनकर डराती है और कहती है हाँ चाहिए ना, ये विला और 2 बिलियन, मैं आप लोगों को छोड़कर कैसे जा सकती थी, देखिए मैं आप लोगों को कंपनी देने आ गई। कहकर वो इतना डराती है कि वो दोनों बेहोशी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है और सब लोग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा पूछते हैं इसका मतलब तुम जिंदा हो। तभी अंकल अपने बेटे से पूछते हैं क्या तुमने अपने आंखों से इसकी सिमेट्री बनते हुए नहीं देखा था। तो वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मैंने तो देखा था। तभी से ग्रैंडपा से कहती है कि ऑफ कोर्स मेरी डेथ नहीं हुई है, पर मैंने सुना है कि आप सेकंड अंकल को सैन ग्रुप हैंडओवर करने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि अभी सैन ग्रुप को किसी की जरूरत है और तुम जैसी एक यंग वुमेन उसे हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए टेम्पररी उसे हैंडल करने दो और वेट करो। जिया कहती है कब तक वेट करूं, मेरे मरने का, ताकि ये लोग इलीगल तरीके से सब कुछ अपने अंडर कर लें। जिनशन कहता है तुम एक आउटसाइडर हो और इतनी इजीली बिलियंस के इनहेरिटेंस को कैसे इनहेरिट कर सकती हो, और हमारी फैमिली का क्या जो इतने सालों से सैन ग्रुप के लिए हार्डवर्क करते आ रहे हैं। जिया कहती है किसने कहा कि वुमेन्स कुछ मैनेज
नहीं कर सकती हैं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड की वजह से सन ग्रुप इतना ग्रो अप हो पाया है। उसकी वाइफ होने के नाते मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो वो कहता है कि सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बताओ वुमेन्स क्या क्या कर सकती हैं। तो वो बताती है कि वुमेन्स बहुत कुछ कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने मॉम के बिना पैदा ही नहीं हो सकते। ऐसा कहकर तो वो उसकी बोलती ही बंद कर देती है। पर कहाँ वो चुप रहने वाला था। इनहेरिटेंस को लेकर उनके बीच बहुत ज्यादा बहस होती है। इसी बीच जिया कहती है अगर तुम दोनों बाप बेटे मुझे मॉम कहोगे तो मैं सन ग्रुप तुम लोगों को दे दूंगी। तो अंकल ग्रैंडपा से कहने लगते हैं ये किस तरीके से सन ग्रुप को संभाल पाएगी। और फिर ग्रैंडपा कुछ फैसला लेने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर सन आ जाता है और सबको बताता है कि मेरे कजन ने पहले ही अपनी बिल बना ली थी जिसके अकॉर्डिंग उसका सारा इनहेरिटेंस उसके वाइफ का होगा। तभी जिया सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे मरा हुआ हस्बैंड इतना लॉयल होगा। पर जिनसन को ये बिलीव नहीं हो रहा था तो वो उसे विल देकर कहता है कि तुम खुद ही देख लो, इसमें उसका सिग्नेचर भी है और उसका थंबप्रिंट। ग्रैंडपा भी पूछते हैं कि तुम श्योर हो ना कि ये रियल है। तो वो बताता है कि मैं श्योर हूँ क्योंकि मेरे कजन ने मुझे खुद ही दिया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं अगर सन का यही आखिरी इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। पर जिंगसन एग्री नहीं था और कहता है कि अभी तक तो ये कंफर्म भी नहीं हुआ है कि पेपर रियल है या फेक, आप इस पर बिलीव कैसे कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रियल है या फेक। अगर आउटसाइडर्स को पता चला कि ऐसा भी कोई बिल एग्जिस्ट करता है तो उन्हें लगा कि हम लोगों को बुली कर रहे हैं और वो यही डिसीजन लेते हैं कि जिया कंपनी संभालेगी और अंकल उसे असिस्ट करेंगे। पर जिनसन कहने लगता है कि ये सब फेक है और ये जिया भी फेक है, ये तो मर गई थी। सन पूछता है तुम इतना श्योर कैसे हो कि सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तुम डर रहे हो क्या कहीं तुम एक्सपोज ना हो जाओ। कहकर वो हॉस्पिटल वाला वीडियो सबको दिखा देता है जिसमें जिनसन जिया की सिग्नेचर ले रहा था। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। सन कहता है तुम सिस्टर इन लॉ को मारना चाहते थे और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सब जानने के बाद तो ग्रैंडपा भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो वो भी चिल्लाने लगता है कि जिया किस हक से सारी प्रॉपर्टी ले रही है, उसने बस सन से मैरिज किया था पर वो तो मर गया है, बस ये एक अनलकी वीडियो है। तो जिया कहती है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैं पैदाइश लकी थी, वही अनलकी था जो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाया और मर गया। अभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं पता नहीं सन फैमिली ने कौन सा पाप किया था जो ये सब हो रहा है। और जिनसन से कहते हैं कि घर जाने के बाद इस बारे में अच्छे से सोचना कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तभी सन कहता है कि इसने सिस्टर इन लॉ को मारने की कोशिश की है, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है जो आप इसे बस इतना ही कह रहे हैं। और वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। तो ग्रैंडपा पूछते हैं ये तुम क्या करने वाले हो। तो वो बताता है कि मेरे कजन ने मुझे कहा था कि मैं सिस्टर इन लॉ का अच्छे से ख्याल रखूं, अगर उसे कोई भी बुली करता है तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊं। और ग्रैंडपा कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए पर वो भी एक सैन फैमिली का ही मेंबर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है ठीक है मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, आप चूज कीजिए क्या करना है। अभी ग्रैंडपा को लगता है न सिर्फ ये सैन की तरह दिख रहा है बल्कि बात भी उसी की तरह कर रहा है। तभी जिंक्शन ग्रैंडपा से कहता है कि मैं आप ही का ग्रैंडसन हूँ, आप मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। तो वो उसे डांट कर चुप करा देते हैं और फिर बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तो वो कह रहा था कि इस बार गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तभी सैन कहता है तुम इनहेरिटेंस पाने के लिए सिस्टर इन लॉ के साथ ये सब कुछ कर सकते हो तो तुम कंपनी के लिए मेरे कजन को भी हार्म कर सकते हो। तो अंकल कहने लगते हैं कि सैन का डेथ कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, इसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। तो जिंक्शन भी कहने लगता है कि मैंने बस जिया के साथ ये सब कुछ किया था, मेरा एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। इतने में असिस्ट न करो उसे धीरे से बताता है कि मैंने भी इन्वेस्टिगेट किया था, इन लोगों का एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है, असली कल्प्रिट कोई और ही है। तो वो कहता है अगर तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो इस बात को जाने दो, पर मैंने सुना है कि नॉर्थ वेस्ट में जो हमारी फैक्ट्री है वो बहुत ही लो चल रहा है, तो क्यों ना हमें सेंग फैमिली के एक भरोसेमंद आदमी को वहाँ भेजना चाहिए ताकि वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तभी ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हारे बात करने का तरीका भी तुम्हारे कजन जैसा है, जिन लोगों को नहीं पता होगा उन लोगों को तो कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। पर मैंने तो इस ओल्ड फैक्ट्री के बारे में सिर्फ तुम्हारे कजन से बात की थी, तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो वो झूठ बोल देती है कि सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया था। तो जिया उसका साथ देते हुए कहती है कि हाँ मैंने ही बताया था क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे सब कुछ बताते थे, हम दोनों के बीच बहुत प्यार था ना। तभी आंटी कहती है पर जब से तुम दोनों की मैरिज हुई थी तब से तो तुम लोग सेपरेट रूम में सोते थे, तो तुम प्यार की बातें कैसे कर सकती हो। जिया कुछ कहने ही वाली थी पर सन पहले ही कह देता है कि इस मैटर में सिस्टर इन लॉ को मत लेकर आओ। और ग्रैंडपा से कहता है कि आपको इस मैटर में कुछ डिसीजन लेना होगा वरना मैं इसे अपने कजन के लिए हैंडल कर लूंगा। तो ग्रैंडपा यही डिसीजन लेते हैं कि अंकल और उसका बेटा नॉर्थ वेस्ट में जाकर ओल्ड फैक्ट्री को हैंडल करेंगे और तब तक वो वापस नहीं आएंगे जब तक ग्रैंडपा नहीं बुला लेते। और फिर बॉडीगार्ड जिंक्शन को लेकर जा रहे थे तो वो चिल्ला रहा था कि मैं आपका ग्रैंडसन हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अंकल भी उसके साथ चले जाते हैं। उसके बाद जिया वहाँ से जा रही थी तो सन उसके बहुत ही क्लोज चला जाता है और कहता है तुम इतनी पावरफुल कैसे हो सकती हो। इससे पहले कि वो कुछ और बात करते वहाँ पर उसके स्टेप डैड होश में आ जाते हैं। वो जिया को देखकर कहते हैं कि इसका मतलब तुम मरी नहीं हो। वो कहती है हाँ मैं मरी नहीं हूँ। तो क्या ये बात जानकर तुम डिसअपॉइंट हुए। स्टेप डैड कहते हैं ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बहुत खुश हूँ और जब तुम्हारी मॉम को पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। पर जिया कहती है मेरी मॉम की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है। और मनवा सोचती है कि ये इतना एक्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि मैं ये सारा इनहेरिटेंस इनहेरिट करने वाली हूँ। डैड कहते हैं हम सब एक फैमिली है, तुम इतने हार्श वर्ड कैसे बोल सकती हो। पता है तुम्हारी जब से मैरिज हुई है तुम्हारे स्टेप मॉम दिन रात तुम्हारे बारे में वरीड होती रहती है, क्यों ना हम सारे
सारे फैमिली मिलकर एक नई शुरुआत करें। पर जिया कहती है ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है, मैं इतने बिलियंस की प्रॉपर्टी इनहेरिट जो करने वाली हूँ। और सैन से पूछती है मैंने सही कहा ना लिटिल कजन? तो वो कहता है तुम जो भी कहती हो वो सही होता है। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त जिया हंस रही थी तो वो पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो? तो वो कहती है अब मैं बिलियनर वुमेन बनने वाली हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हें बॉय टॉय की तरह रख लूं। सुनकर तो वो शॉक्ड हो गया था और सोचता है कि ये क्या बकवास कर रही है। और वो कहने लगता है कि मेरे कजन के डेथ के बाद तुम ये सब कुछ करने वाली हो। तो जिया कहने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? सैन कहता है कि तुम अपनी बातों पर टिकी रहना वरना तुम्हें एक पेनी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विल के हिसाब से तुम रीमैरिज नहीं कर सकती। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है कि वो रीमैरिज नहीं कर सकती और फिर कहती है कि ठीक है मैं विडो ही रहूंगी। और मन में सोचती है कि उसने मुझे रीमैरिज करने से मना किया है पर डेट करने से तो नहीं। और कहती है मैं इतने बिलियंस की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाली हूँ तो ये मेरे लिए सेफ नहीं होगा। तो क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर 24/7 मुझे प्रोटेक्ट करोगे? तो वो ये सोचकर हाँ कह देता है कि ये सही कह रही है, ये मेरी हायर बन जाएगी तो लोग इसे भी हार्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर दोनों एक हाउस में जाते हैं तो जिया पूछती है कि हम ये कहाँ आए हैं? तभी सैन बताता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम अपने ही घर को रिकॉग्नाइज कैसे नहीं कर पा रही हो? तो वो एक्टिंग करने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ तुम्हारे कजन के साथ रहती थी। और वो इतना ओवर एक्टिंग कर रही थी कि पता नहीं वो अपने हस्बैंड को कितना मिस करती है। और उससे ये कहते हुए उसके क्लोज हुए जा रही थी कि मेरी लाइफ कितनी मिजरेबल है, पहले यंग एज में मेरे डैड की डेथ हो गई और अब मेरे हस्बैंड की। सैन कहता है पर तुम्हारे डैड की डेथ तो नहीं हुई है। जिया कहती है पर मेरे बायोलॉजिकल डैड की डेथ तो हो गई है ना। और फिर मन में सोच रही थी कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हूँ क्या। और फिर उसे सच बता देती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं ओल्ड जिया नहीं हूँ तो वो उसे पकड़ कर कहता है ऐसा है तो मैं भी कजन नहीं हूँ, कहकर उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो गुस्सा करते रह जाती है कि ये मेरे साथ ट्रिक कर रहा है। उसके बाद वो अच्छे से अपना स्किन केयर करती है और फिर सैन के पास जाती है और कहती है कि क्या आज रात तुम मेरे प्लेस में रुक सकते हो? तुमने कहा था कि तुम 24/7 मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तो हम सेम रूम में रहेंगे तभी तो मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे ना। ये सुनकर तो वो शॉक्ड ही हो गया था पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं नेक्स्ट रूम में सो जाऊंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर आधी रात को उसे कुछ जलने का स्मेल आता है तो वो जल्दी से बाहर जाकर देखता है तो बाहर जिया कुछ जला रही थी। तो वो पूछता है कि आधी रात को क्या कर रही हो? जिया कहती है तुम्हारा कजन लग्जरी लाइफ जीता था ना, इसलिए मैं कुछ पैसे जला रही हूँ ताकि वो मनी स्पेंड कर सके। तभी वहाँ का लाइट चला जाता है तो वो बहुत डर जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में कुछ इस पोजीशन में होती है। सैन उसे नीचे उतर रहा था पर वो नहीं उतरती और कहती है अगर तुम्हारा कजन वापस आ गया तो कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा? तो वो कहता है तुम्हारे प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है मैं अच्छे से समझता हूँ, कहकर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड जिया की स्टेप सिस्टर गुस्से में थी कि जिया मरी नहीं है और कहती है कि कब वो इस वर्ल्ड से डिसअपेयर होगी और कब मैं जिया फैमिली की एल्डेस्ट लेडी बनूंगी। तो उसकी मॉम कहती है तुम इसके लिए वरीड क्यों हो रही हो? तुम ये सोचो कि तुम अपने डैड की बायोलॉजिकल डॉटर हो, वो तो बस एक ऑर्फन है जिसकी ना तो डैड है और ना ही मॉम। तभी डैड गुस्सा करने लगते हैं कि किसी ने कहा वो एक ऑर्फन है, उसका डैड भी है और एक फैमिली भी है। तो वो कहने लगती है कि मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है और मत भूलो कि आप जिया फैमिली का पार्ट क्यों बने थे। तभी स्टेप सिस्टर कहती है हमें जल्द से जल्द जिया ग्रुप को टेक ओवर कर लेना चाहिए। तभी डैड कहते हैं मैं जिया की मॉम से मैरिज करके इतने सालों से उसे पाल रहा हूँ, क्या सिर्फ इस कंपनी के लिए? तो वो कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, अगर उसने सैन फैमिली की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया तो इससे डील करना बहुत ही हार्ड होगा। डैड कहते हैं बस उसे इनहेरिटेंस मिलने का वेट करो, उसके बाद हम वो प्रॉपर्टी भी हमारे अंडर कर लेंगे। उसकी मॉम कहती है तुम उसके बारे में चिंता मत करो, वो बहुत ही वीक है और मुझे उसे हैंडल करना आता है। वही जिया और सैन जिया फैमिली के बाहर आधे घंटे से खड़े थे तो सैन कहता है हम यहाँ बहुत देर से खड़े हैं, हमें अंदर जाना भी है कि नहीं, क्या तुम डर रही हो? तो वो कहती है हाँ मैं डर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया, पता नहीं इस बार वो क्या करेंगे। तो वो उसके लिए थोड़ा सा सैड होने लगता है पर वो तो उससे फ्लर्ट करने लगती है और फिर दोनों फाइनली घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उसके डैड उससे अच्छे से बात करते हैं कि फाइनली तुम आ गई। तो जिया कहने लगती है कि बताइए आपने यहाँ क्यों बुलाया है? तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, क्या तुम फाइट करना चाहती हो? तो डैड उसे रोकते हैं और जिया से कहते हैं तुमने अपना हस्बैंड खोया है ना, इसलिए हमने कंसर्न के लिए बुला लिया और बाहर इतना कुछ हैंडल कर रही हो तो सोचा कि थोड़ा मदद कर दें। पर जिया को तो सब पता था कि वो सैन फैमिली की इनहेरिटेंस के लिए ये सब कर रहे हैं और उन्हें कहती भी है। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हम सब तो एक फैमिली है ना। पर वो पूछती है कि मेरी मॉम की इनहेरिटेंस का क्या हुआ, मुझे तो एक पेनी भी नहीं मिला। डैड कहते हैं उसका तो सारा पैसा मैंने हुआसी ग्रुप में लगा दिया है फैमिली की फ्यूचर के लिए। जिया कहती है कौन सी फैमिली की फ्यूचर की बात कर रहे हो आप? अब बस जिया फैमिली का एक सन इन लॉ हो, खुद को इस फैमिली का एक मेंबर समझ रहे हो क्या? तभी स्टेप सिस्टर कहती है तुम्हारी मॉम तो तुम्हें राइस नहीं कर पाई, मेरे पेरेंट्स ने ही तुम्हें राइस किया, अगर वो नहीं होते तो तुम कब का अपनी मॉम की तरह घोस्ट बन चुकी होती। सुनते ही वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? तो जिया उसे फिर से एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सैन सोचने लगता है कि कब से जिया ऐसी बन गई है। जिया ये कहते हुए कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे राइस किया था तो उनके काइंडनेस का रिपे तो बनता है। ऐसा कहकर वो एक और थप्पड़ मारने वाली थी पर स्टेप मॉम रोक लेती है और गुस्सा करती है कि ये तुम क्या कर रही हो। डैड भी कहते हैं कि तुम अपने सिस्टर को कैसे हिट कर सकती हो, हम तो एक फैमिली है ना। तभी स्टेप सिस्टर कहती है तुम मुझसे जलीस हो इसलिए ये सब कुछ कर रही हो, क्योंकि जेसन मुझे लाइक करता है और तुम्हारी मैरिज एक ऐसे पर्सन से हो गया जिसे तुम लाइक ही
नहीं करती। जिया कंफ्यूज हो रही थी कि जीचन कौन है। तभी उसे उस बारे में याद आता है कि जब जिया जीचन के साथ रिलेशनशिप में थी तो स्टेप सिस्टर उसे फंसा कर उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब जिया को इस बारे में पता चला था तो उसने जीचन से पूछा था क्या ये सच है, तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था और उसे ब्रेकअप करके स्टेप सिस्टर के साथ चला गया था। ये सब याद आने के बाद जिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें लाइक करता है तो तुम जीत गई। ऐसा नहीं है, तुमने बस ड्रेस को पिक किया है जो मैंने फेंक दिया था। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ही उसके लिए इतना डेस्परेट थी जो उसके लिए तुमने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। इस बारे में तो सन को भी नहीं पता था, उसे ये हाइड किया गया था। जिया कहती है तुम किस बात पर इतना प्राउड कर रही हो, एक ऐसा मैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता मैं उस पर बिलीव करूंगी। तभी वहाँ पर जीजन आता है और वो उसकी बातें सुन लिया था और उसके क्लोज आकर उसका हाथ पकड़ कर कहता है क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, और सन उसे हाथ छोड़ने के लिए कहता है और जिया भी अपना हाथ छुड़ा लेती है। और फिर स्टेप सिस्टर उसके पास जाकर कहती है कि जिया ने मुझे हिट किया, मुझे पता है कि तुम मुझे डिसलाइक करती हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेबी को हिट कर सकती हो। जीजन भी कहता है कि मुझे पता है तुम हम दोनों से अपसेट हो पर तुम ऐसे लोगों को हिट नहीं कर सकती। तो वो कहती है पहली वाली जिया किसी को हिट नहीं कर सकती थी और बस बुली होती रहती थी और कुछ कह भी नहीं पाती थी, इसलिए उसे ऐसे स्कमबैक लोग मिले थे। पर करंट वाली जिया ऐसी नहीं है। जीजन पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो वो कहती है पहले ये पता लगाओ कि तुम मेरे स्टेप सिस्टर के साथ बेड तक कैसे पहुंच गए, क्या उसने तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया था। तो वो उसे पूछने लगता है कि ये क्या बोल रही है, क्या हुआ था उस दिन। स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम उसकी बातें मत सुनो, ये नॉनसेंस बातें कर रही है। सच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए डीप फीलिंग्स है इसलिए सब कुछ हो गया। ये सब देखकर जिया कहने लगती है कि मैं थोड़ी देर भी और यहाँ नहीं रुक सकती, कहकर वहाँ से जाने लगती है। जब वो लोग गाड़ी में जा रहे थे तो जिया कहती है कि मैं बहुत वरीड हूँ। तो सन कहता है तुम तो विलियनर बनने वाली हो तो तुम किस बात को लेकर वरीड हो। तो वो बताती है कि इस बात की तो चिंता है, सबकी नजर प्रॉपर्टी पर ही है, तुम्हारा प्रोटेक्शन काफी नहीं है। और कहती है कि मुझे कुछ चाहिए। सन पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बताती है कि मुझे एक बेबी चाहिए। ये सुनकर तो वो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। और फिर जिया कहती है कि तुम लोग इतना बड़ा रिएक्शन क्या दे रहे हो, वैसे सबको यही लगता है कि मुझे ऐसे कैसे इनहेरिटेंस मिल सकता है। अगर मेरे पास एक बेबी होगा तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा और इजीली मुझे इनहेरिटेंस मिल जाएगा, पर मैं टेस्ट ट्यूब बेबी कर नहीं सकती, तो क्यों ना तुम मेरी हेल्प करो। बेबी तुम्हारे कजन की तरह भी तो दिखना चाहिए ना। सन ये सुनकर कहता है तो ऐसी बात है, ठीक है मैं सोचूंगा। ये सुनकर तो असिस्टेंट शॉक हो गया था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सन हाँ कहने वाला है। और फिर जिया जल्दी से होटल चलने के लिए कहती है पर सन कहता है कि मैंने सोचूंगा कहा, अभी तक हाँ नहीं कहा है जो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे साथ प्ले कर रहे हो। तभी सन उसे बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए चलने के लिए कहता है और सीन कट होता है। नेक्स्ट दिन में वो दोनों बेबी की शॉपिंग करके आ गए थे। तभी जिया कहती है अभी तो कोई बेबी भी नहीं है तो हम उसके लिए पहले से ही शॉपिंग करके क्यों आ गए। वो उसे प्लान बताता है कि अभी तुम जाकर सबको बताओगी कि तुम कजन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो और फिर बर्थ के टाइम पर तुम एक बेबी को अडॉप्ट करके ये बोल देना कि ये वही बेबी है, तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। पर जिया को ये प्लान कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आता। अभी उसे लिफ्ट में कुछ लड़कियां भी आ जाती हैं और थोड़ी देर बाद लिफ्ट खराब हो जाता है तो उनमें से एक लड़की सन के क्लोज आ जाती है। ये देखकर जिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है तो वो भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी एक प्रेग्नेंट वुमेन हो तो इतना फास्ट फास्ट मत चलो। पर वो उसकी बात कहाँ सुनने वाली थी, तो वही उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम जलीस हो। तो जिया उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है आजकल की लड़कियां कितनी तेज हो गई हैं, हर कोई मेरी तरह नहीं होता, और तुम भी तो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। तो वो उसके क्लोज जाकर कहता है तुमने सही कहा, तुम बहुत ही सेल्फ कंट्रोलिंग हो। फिर भी वो उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर रात में अपना स्किन केयर कर रही थी और अपने आप से कह रही थी कि लास्ट टाइम तो मैंने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी गवा दिया और इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कहकर वो सन के पास जाती है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। पर वो तो ये सब कुछ देकर वहाँ से जाने वाला था। तो वो कहती है तुम यहाँ सन के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आए हो ना। तो वो कहता है कुछ लोग कजन का नाम यूज करके बहुत कुछ कर रहे हैं, बस वही पता लगाना है। तो जिया कहती है मैं कोई नॉनसेंस बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं एक दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। पर वो उस पर कहाँ बिलीव करने वाला था और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा साइकोलॉजिकल डॉक्टर के बारे में बता दूंगा, तुम वहाँ जाकर अपना चेकअप करवा लेना। ये सुनकर तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जाने वाली थी पर वो गिर जाती है और सन भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो वो कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। वो कहता है मैं किसी अदर वुमेन के साथ जल्दी मैसअप नहीं होता। जिया कहती है मैं कोई अदर वुमेन हूँ क्या, जल्दी से हेल्प करो, उठाओ मुझे। तो वो हेल्प करने के लिए जाता है पर वो भी एक्सीडेंटली गिर जाता है और दोनों के बीच किस हो जाता है, इससे दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी सन को किसी का मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़ने के बाद जिया से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना होगा, कहकर वहाँ से जल्दी में चला जाता है। और फिर जिया को भी किसी का फोन आता है और वो कहता है क्या तुम्हें सन के इनहेरिटेंस के बारे में जानना है तो तुम साउथ सिटी के वेयर हाउस में आ जाओ। पर जिया कहती है मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी ऑफर कर दूंगा, तुम यहाँ आ जाओ, कहकर वो फोन कट कर देती है। पर तभी उसे कोई बेहोश कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो सोच रही थी कि ये सब किसने किया और क्यों। अभी वहाँ पर स्टेप सिस्टर आती है और उसी ने ये सब कुछ किया था। वो आते ही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है अगर तुमने जीजन को इस बात का एविडेंस नहीं दिया होता कि मैंने उसे ड्रग दिया था तो वो मुझसे कभी एंगेजमेंट नहीं तोड़ता, पर अब मेरे पास कुछ नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम इतनी केयरफ्री कैसे रह सकती थी। जिया कहती
कहती है मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है और मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था कि तुमने ड्रग दिया होगा। पर वो उस पर बिलीव नहीं करती और कहती है तुम्हें इसका पेबैक तो करना ही होगा और वो गुंडों से उसे हार्म करने के लिए कहती है। वही दूसरी साइड सैन को दिखाया जाता है जिसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, तो वो जल्दी से जिया को फोन करता है पर उसका फोन नहीं लगता और फिर जल्दी से वो असिस्टेंट को जिया का फोन ट्रैक करने के लिए कहता है कि वो कहाँ है। असिस्टेंट ट्रैक करके बता देता है कि वो साउथ सिटी के एक वेयर हाउस में है। तो सैन को समझ जाता है कि जिया कोई मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाना चाहता था पर वो ट्रैफिक में फंसा था। अभी वहाँ से एक बाइक वाला जा रहा था तो वो रोक कर उसका बाइक ले लेता है और बदले में उसने अपना कार दे दिया था। इससे तो असिस्टेंट और वो लड़का दोनों ही शॉक्ड थे। वह स्टेप सिस्टर जिया को बुली कर रही थी, बचपन से तुम्हारा सब कुछ मेरा होता था, अब तक तो तुम्हें इसकी आदत हो जाना चाहिए, लगता है कि तुम्हारी हस्बैंड की डेथ की वजह से तुम पागल हो गई हो। पर जिया कहती है तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आई हो क्योंकि तुम डरती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जिया फैमिली की असली हायर नहीं हो। अगर ये बात सबको पता चल गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए तुम मेरे जैसा बनना चाहती हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उसे नाइफ दिखाकर डराने लगती है। जिया नहीं डर रही थी तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है, पर वो लोग उसे कुछ कर पाते इससे पहले ही वहाँ पर सहना चाहता है और वो सारे गुंडों से फाइट करने के बाद जिया को छुड़ाकर वहाँ से लेकर जा रहा था। तो स्टेप सिस्टर कहती है तुम मुझे ऑफेंड कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो सैन कहता है हम इसे धीरे धीरे सेटल कर लेंगे, कहकर वो जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल में देखते हैं। जिया को थोड़ी बहुत चोट लगी थी तो सैन उसे चेकअप करने के लिए लेकर आया था, पर डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि जीजन ही था। तो वो चेक करके बताता है कि चोट इतनी भी गहरी नहीं है, थोड़े दिन रेस्ट करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। और वो जैसे कुछ बात करने वाला था पर सैन कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कब हम यहाँ से जाएंगे। तो वो गुस्सा करने लगता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम मेरे और जिया के बीच में क्यों आ रहे हो। सैन कहता है क्योंकि मैंने जिया को तुम्हारे फियांसे से बचा कर लेकर आया हूँ। जीजन कहता है मुझे फेम किया गया था और वो जिया से माफी मांगते हुए कहता है मैंने पास्ट की सारी बातें पता लगा लिया था कि क्या हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारे सिस्टर से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर जिया मना कर देती है। तो वो कहता है क्या तुम्हें अपनी रेपुटेशन की भी नहीं पड़ी, और वो बताता है कि तुम सैन के कजन के साथ हो, ये बात पूरे सिटी में फैल गई है। वो तो एक्साइटेड होकर पूछती है कि बताओ क्या फैला है। जीजन बताता है कि यही तुम अपने हस्बैंड के चले जाने के बाद उसके कजन के साथ इन्वॉल्व हो रही हो और उसके साथ नाइट स्पेंड कर रही हो। ये सुनकर तो सैन उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर तुमने और कुछ भी बोला तो छोड़ूंगा नहीं, और उस पर गुस्सा करके वहाँ से भगा देता है। तो जिया पूछती है क्या तुम जल्दी सो रहे हो, और वो कहता है कि आज तुम ये क्या कर रही थी, तुम्हें ऑलमोस्ट नाइफ लगने ही वाला था। जिया कहती है पिछले 20 सालों से जिया बहुत ही कमजोर थी, पर अब मैं इसीलिए हार नहीं मानना चाहती, और पूछती है बताओ मेरा आज का परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव था ना। तो सैन कहता है तुम ये हालत में भी ऐसी बातें कर रही हो। तभी उसे किसी का फोन आता है और वो बात करने के बाद जिया से कहता है कि ओल्ड मैन ने हमें मिलने के लिए घर बुलाया है। जिया कहती है मुझे नहीं जाना, मना कर दो ना कि मेरी तबीयत बहुत ही खराब है। पर सैन कहता है कि इस बार हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद दोनों ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं तो वो उन्हें देखते ही उन पर गुस्सा करने लगते हैं। तो जिया कहती है ये आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, मैं अभी भी पेशेंट हूँ। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो यहाँ वापस आकर अपना फेस दिखा रही हो। जिया कहती है आप ही ने तो बुलाया था, क्या आपने नहीं बुलाया था तो ठीक है मैं जाती हूँ। और वो पूछते हैं क्या तुम्हारा कजन के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो कहती है कि आप इस एज में भी ऐसी गॉसिप कर रहे हैं। अभी वहाँ पर जिनसन आता है तो वो दोनों उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम वापस कैसे आ गए। वो कहता है अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम्हारे गंदे इरादों को कैसे एक्सपोज करता, और पूछता है कि तुम दोनों सैन के हाउस में रह रहे हो। जिया कहती है हाँ तो क्या हो गया। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं कि अभी अभी सैन का डेथ हुआ है और तुम उसके कजन के साथ इन्वॉल्व हो रही हो और पार्टी कर रही हो। ये सुनकर तो वो कहने लगती है पता नहीं कैसे कैसे रूमर्स हैं। ग्रैंडपा कहने लगते हैं मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें सैन का इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। जिया कहने लगती है आप बिना कोई रीजन के ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिनसन कहता है तुम्हें कोई रीजन चाहिए ना, कहकर वो एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम राव है और बताता है कि ये सैन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है, तो ये तुमसे ज्यादा क्वालिफाई है सैन की लेगेसी को इनहेरिट करने के लिए। तभी राव जिया से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये देखकर तो सैन भी शॉक्ड हो गया था कि क्या मेरा एक बच्चा भी है। पर जिया एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है जब सैन जिंदा था तो उसकी और मेरी रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझ पर चीट करेगा, और उसने अपने विल में भी लिखा था कि उसकी सारी लेगेसी मुझे मिलेगी। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं लीगली एक्शन लूंगी। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम सैन फैमिली को हरा पाओगी। सैन का खुद का कोई हायर नहीं था, पर अब जब उसका खुद का बच्चा आने वाला है तो वही सैन फैमिली का हायर होगा। वो कहती है किसे पता कि ये सैन का बेबी है भी या नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं जब बेबी बॉर्न होगा तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, तब तक तुम गिव अप कर लो। जिया कहती है अगर मैं रिफ्यूज कर दूं तो। तभी ग्रैंडपा अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को एक रूम में बंद कर देते हैं। वही जिया सोच रही थी कि पता नहीं उन्होंने हमें रूम के अंदर क्यों लॉक कर दिया है, और फिर जिया सैन से फ्लर्ट करने लगती है। तो वो कहता है वो लोग यही तो चाहते हैं कि हम कुछ गलती करें और हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो पीछे हट जाती है। वहाँ पर कुछ खाने के लिए था तो जिया खाने लगती है। ये देखकर सैन कहता है चाहे कुछ भी हो पर तुम खाना खाना नहीं छोड़ सकती, पर उस खाना खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे नशा होने लगता है। तो वो सैन को हेल्प करने के लिए कह रही थी, पर वो कहता है ऐसे में तो उनकी विश पूरी हो जाएगी। तो जिया कहती है अगर वो बेबी सच में सैन का हुआ तो मैं बिलियनर नहीं बन पाऊंगी, और फिर क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो वो कहता है तुम चिंता मत करो,
वो बेबी सैन का नहीं है। जिया पूछती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो, तो वो कहता है क्योंकि मैं ही सैन हूँ कहकर उसे किस कर लेता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और उन्हें देखकर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग पकड़े ही गए। और फिर दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो बाहर मीडिया वाले थे और वो लोग उनसे पूछने लगते हैं कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है। ये तो सैन फैमिली के लिए डिसरेस्पेक्टफुल बात है। ग्रैंडपा भी उन दोनों पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम दोनों की वजह से हमारी फैमिली का नाम बदनाम हो गया। और वो कहते हैं कि जिया को कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलने वाला। और फिर मीडिया वालों को बताते हैं कि राव सैन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है, तो वो बेबी ही सैन फैमिली का हायर होगा। ये सब देखकर जिया समझ जाती है कि ये सब ग्रैंडपा का प्लान है। तभी जिंगचन भी उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि अब ये न्यूज पूरे सिटी में फैल जाएगी, तो तुम लोगों को रातों रात ही ये सिटी छोड़कर चले जाना चाहिए। और सैन कहता है कि हम नहीं बल्कि तुम यहाँ से जाओगे। और वो सच बता देता है कि मैं ही सैन हूँ। ये सुनकर तो ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं, क्या तुम जिंदा हो? और मीडिया वाले भी पूछने लगते हैं क्या तुम सच में जिंदा हो? तो वो सबको बताता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। जब मेरे एक्सीडेंट होने वाला था मुझे पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया था और मेरे कजन की आइडेंटिटी लेकर वापस आया ताकि ये पता लगा सकूं कि इस सब के पीछे कौन है। और फिर कहता है पर मुझे नहीं पता था कि मेरा एक बेबी भी है। तो ग्रैंडपा राव से पूछने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुमने तो बताया था कि ये सैन का बेबी है। पर वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी, तो सैन को लगता है कि शायद ग्रैंडपा को भी ट्रिक किया गया है। और फिर वो सारे मीडिया वालों के सामने जिया को किस करते हुए कहता है कि कल की न्यूज में ये आना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ और मेरी वाइफ ने कुछ भी गलत नहीं किया। और वैसे भी ये सब हमारा फैमिली मैटर है तो हम देख लेंगे, अब आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए कहकर वहाँ से भेज देता है। और फिर राव सैन से बात करने की कोशिश करती है, तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम ग्रैंडपा को रेस्ट करने के लिए लेकर जाओ कहकर वहाँ से भेज देता है। और जिया से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? पर वो कहती है अब तो मैं ओपनली तुम्हारे क्लोज हो सकती हूँ। ये देखकर सैन पूछने लगता है क्या तुमने ड्रग वाला मेडिसिन नहीं लिया था? तो वो बताती है कि मैंने ऐसे मेडिसिन देने वाला बहुत सारा इंसिडेंट देखा था, तो सोचा कि थोड़ा मैं भी एक्टिंग कर लूं। पर पता नहीं था कि इतनी एक्साइटिंग चीजें पता चलेगी कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो। तो वो भी उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम अब सैड फील क्यों कर रही हो? पहले तो जो तुम मुझसे नॉनसेंस बातें किया करती थी उसका क्या? तो जिया कहती है वो तो मैं मजाक कर रही थी, मैं थोड़ी ना अपने हस्बैंड को बिट्रे कर सकती थी। और फिर सैन पूछता है तो बताओ तुम्हें तुम्हारा लिटिल कजन चाहिए या फिर हस्बैंड? तो वो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी हो बस तुम मेरे हो। ये सुनते ही वो उसे किस कर लेता है और सीन ही कट होता है। और फिर वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पर उसकी आंटी पहले से ही आई हुई थी। असल में राव सैन की आंटी की एडॉप्टेड डॉटर है और वो राव के मैटर में बात करने आई थी। तो सैन पूछता है कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई और आप मेरे मरने तक का क्यों वेट कर रही थी और ये सब कुछ किया। ये सुनते ही आंटी उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम और तुम्हारे कजन एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो, तो फिर ये सब कुछ क्या है? तो राव बताती है कि मैं कजन को सीक्रेटली लाइक करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो बिना कोई बच्चे के मर जाए, इसलिए मैं उसके स्टोर किया को लेकर आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हो गई। सुनकर जिया कहने लगती है इसका मतलब ये बेबी सच में तुम्हारा है? तो वो कहने लगता है तुमने सुना ना कि ये आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हो गई है, मैंने तुम पर चीट नहीं किया। जिया कहती है तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, मैंने कहा भी नहीं कि तुमने चीटिंग किया है। और वो हैरान हो रही थी कि पता नहीं ये वेल्दी फैमिली वाले कैसे लोग होते हैं जो ऐसी भी चीजें स्टोर करके रखते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि नोवेल फैमिली में ये रूल होता है, अपनी फैमिली लाइन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है और वैसे भी ये तो तुम्हारे लिए किया गया था पर इसने यूज कर लिया। तो राव उनसे माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और सैन से कहती है कि ये बेबी तो तुम्हारा है तो फिर तुम इसे अवॉइड नहीं कर पाओगे ना। तो ग्रैंडपा सैन से कहते हैं अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हें इसकी केयर करना चाहिए। तो सैन भी सोच रहा था कि ये सब कुछ राव ने किया है पर अब मैं क्या करूँ। तभी जिया कहती है कि ठीक है हम तुम्हारी केयर करेंगे, तुम बेबी को बंद करो। तो आंटी पूछती है क्या तुम इससे माइंड नहीं करोगी? वो कहती है वर्थ का पेन ये झेलेगी और मैं तो वैसे ही मोम बन जाऊंगी, तो फिर मैं माइंड क्यों करूंगी। और फिर पूछती है तुम कब से प्रेग्नेंट हो? वो बताती है कि 1 मंथ से। जिया कहती है अब तो तुम्हारा अच्छे से केयर करना पड़ेगा, तो ठीक है तुम हमारे साथ आकर रह लो। राव कहती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो वो कहती है तुम पहले ही सेमलेसली मेरे हस्बैंड की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो, अब इसमें इमरेस क्यों हो रही हो? अभी आंटी कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही काइंड हो पर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है और अभी ये यंग भी है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पर जिया कहती है फ्यूचर में ये मेरा बेबी होने वाला है तो मैं अभी से उसे एडिक्योर करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा भी राव से कहते हैं कि अब ऐसा ही होगा और वैसे भी तुमने इतना बड़ा कुछ कर दिया और ये लोग तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहे हैं, यही बड़ी बात है। तो जिया कहने लगती है ओल्ड मैन इस बार आपने अच्छी बात की है, पर वो तो वहाँ से चले ही जाते हैं और आंटी भी राव को वहाँ से लेकर चले जाते हैं कि इसकी पैकिंग करना है। और फिर दोनों डिस्कस करते हैं कि सैन का एक्सीडेंट तो 1 मंथ पहले हुआ था, तो राव 1 मंथ से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इसका मतलब वो झूठ बोल रही है, वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है। वही राव आंटी से कह रही थी कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो वो कहती है तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना यहाँ पर, देखना तुम मिसेस सैन बन जाओगी। तो राव पूछती है कि आपके पास कोई प्लान है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो सैन के घर में रहने चली गई थी और वो बेबी का नाम लेकर सैन से कहती है कि आज तुम मेरे साथ डिनर कर सकते हो। और जिया से पूछती है तुम माइंड तो नहीं करोगी ना? वो कहती है मैं क्यों माइंड करूंगी, हम दोनों मिलकर तुम्हें कंपनी देंगे, तुम चिंता मत करो। और फिर सैन उसके लिए एक स्किन केयर प्रोडक्ट लेकर आया था तो वो अप्लाई करने लगती है और राव के सामने ही वो दोनों लवी डबी हो रहे थे और ये देखकर वो गुस्सा कर रही थी। उसके बाद वो लोग डिनर कर रहे थे जहाँ जिया और सैन ऐसे
ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि उनके अलावा वहाँ पर और कोई है ही नहीं। और वो दोनों टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे थे और राव राव को बस हेल्दी के नाम पर वेजिटेबल्स खिला रहे थे। इस सबसे वो बहुत ही जल्दी हो रही थी और उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए सैन से कहती है, तुम्हें याद है बचपन में तुमने मुझे एक फ्लावर रिंग दिया था और प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मैरिज करोगे। तभी सैन कहता है, तुमने सही याद दिलाया, और वो एक डायमंड रिंग निकाल कर जिया को पहनाते हुए कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया था पर देना भूल गया था। ये देखकर वो कहने लगती है, मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी, तुमने मुझसे मैरिज करने का प्रॉमिस किया था, अब तो मैं तुम्हारी बेबी को भी लेकर प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते? तभी जिया कहती है, बेबी बॉर्न करना बहुत ही पेनफुल होता है पर तुम बच्चे को लेकर किसी को फोर्स नहीं कर सकती। अब देखो मैं बिना कुछ किए ही मिसेस सैन बन गई। इससे तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर एक्टिंग करने लगती है कि मेरा स्टोमक पेन हो रहा है और उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है और उसका मिसकैरेज हो गया था, तो वो इसका ब्लेम जिया को कर रही थी कि तुम ही ने फूड में कुछ मिला कर दिया होगा जिस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। और आंटी भी कहने लगती है कि पहले तो सब कुछ ठीक था पर जैसे ही तुम्हारे प्लेस में गई ये सब कुछ हो गया, तो तुम्हें तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। तो सैन भी कहता है कि तुम लोग बिना एविडेंस के ये सब कुछ कैसे बोल सकते हो। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि सारा फूड चेक हो गया है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। फिर भी राव जिया को ब्लेम कर रही थी और कहती है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है, तो तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। पर सैन तो उसे लेकर जा रहा था, तो राव उसे रोकती है और कहती है कि इसे तो उसका पेबैक करना ही होगा। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, तो राव कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मुझे जिया को जेल भेजना है। तो वो कहने लगती है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जो तुम ऐसा बोल रही हो? तभी ग्रैंडपा जिया से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे प्लेस में हुआ है, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा। तो सैन कहती है, ये मेरे घर में रहती है, तो क्या आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं? तभी आंटी सैन से कहने लगती है कि ये बेबी तुम्हारा था, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही होगा। तो वो कहता है, क्या आप मुझे गिल्ट में डालकर राव की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देना चाहते हैं? ऐसे सब की आर्गुमेंट देखकर जिया कहती है, अब आप लोग बस भी कीजिए, आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊँ, तो ठीक है मैं सैन को डिवोर्स दे दूंगी। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो गया था कि तुम ये क्या कह रही हो। जिया कहती है, जब तुम मरने की एक्टिंग कर रहे थे तो मैं तुम्हारे इनहेरिटेंस को इनहेरिट करना चाहती थी, अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम ही उसे संभालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूं? सैन कहता है, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? तो जिया कहती है, हाँ मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वो दोनों खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में सैन बहुत ही गुस्से में था, तभी असिस्टेंट उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। वही जिया जिनचैन से किसी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। जिनचैन कहता है, जैसे ही उस टेस्ट का रिपोर्ट आता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर जिया जाने लगती है, पर जिनचैन पूछता है, क्या तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? तो जिया कहती है, मैं मैरिड हूँ और सैन मेरा हस्बैंड है। वो कहता है, पर मैंने सुना है कि तुम उससे डिवोर्स ले रही हो। जिया कहती है, भले ही मैं उससे डिवोर्स ले लूँ फिर भी हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। जिनचैन पूछता है, अब तो तुम सैन के हाउस में नहीं रहने वाली, तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा, कहाँ जाओगी? तो वो बताती है कि वो जिया फैमिली में जाएगी और वो वहाँ जाकर अपने स्टेप डैड से अपनी मॉम की इनहेरिटेंस के बारे में बात करती है। इसी को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो स्टेप सिस्टर कहती है, तुम मेरे डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, वो भी तो तुम्हारे नॉमिनल डैड हैं। जिया कहती है, तुम खुद ही कह रही हो कि वो एक नॉमिनल है, इसने जिया फैमिली पर चीट किया और बातों में उसे इलिजिमेट चाइल्ड कह देती है। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे इलिजिमेट चाइल्ड कैसे कह सकती हो, कहकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर इससे पहले ही जिया उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मेरे मैरिज हो जाने के बाद तुम जिया फैमिली में मेरे पोजीशन में आ जाओगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब देखकर डैड भी उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या? तो वो कहती है, जो भी मुझसे बिलोंग करता है वो सब मुझे वापस चाहिए। डैड कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता? तब स्टेप मॉम पीछे से आकर जिया को हिट कर देती है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में सैन का असिस्टेंट उसे समझा रहा था कि आपको जाकर अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी इम्पल्सिव पर्सन है। पर वो उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो और कहता है, जब उसे मेरी जरूरत थी तब मेरे साथ वो अच्छे से थी और अब जब उसे मेरी जरूरत नहीं है तो उसने अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। और फिर असिस्टेंट बताता है कि मैडम जिया फैमिली में अकेली गई हैं, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? पर सैन कहता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है तो मैं वहाँ क्यों जाऊंगा। पर नेक्स्ट सीन में वो जिया फैमिली में होता है और उनसे पूछता है कि मेरे लोगों ने बताया है कि मेरी वाइफ यहाँ आई है, तो बताइए कहाँ है वो? पर वो लोग कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि वो आई थी पर थोड़ी देर बाद चली गई थी। तो सैन कहता है, आप लोग कुछ नहीं बता रहे हो तो ठीक है मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ, कहकर वो असिस्टेंट को पूरे घर में ढूंढने के लिए कह देता है। ये देखकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तो सैन कहता है, अगर मेरी वाइफ यहाँ से मिलती है तो मैं तुम लोगों के ऊपर केस कर दूंगा कि तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया था। डैड कहते हैं, तुम हम पर अपनी ही डॉटर का किडनैप करने का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तभी असिस्टेंट आकर सैन को बताता है कि जिया यहाँ पर नहीं है। डैड कहते हैं, देखा वो यहाँ पर नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम मीडिया को बुला लेंगे और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। असिस्टेंट सैन को समझाता है कि हमें बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो लोग जाने लगते हैं, पर सैन को कहीं से पता चल जाता है कि जिया कहाँ पर है और वो जाकर उसे बचा लेता है और उसे कैरी करके लाता है और उन लोगों से पूछता है कि अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे। तो वो सब लोग जिया से माफी मांगने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम सब एक फैमिली है ना, प्लीज हमें माफ कर दो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, बस हमें जाने दो। जिया कहती है, मैंने तुम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया था और वैसे भी मेरा
मेरा जो कुछ भी है वो तो मैं वापस लेकर रहूंगी। ये सुनकर डैड गुस्सा करने लगते हैं। जिया कहती है मैं सब लोगों को आपका ट्रू फेस दिखा दूंगी और स्टेप सिस्टर से कहती है तुम हमेशा जिया फैमिली की टाइटल के लिए मुझे हार्म करती रहती थी। ये सुनकर वो कहती है कितनी इजीली तुम ये कह रही हो, तुम्हें पता भी है कि मेरे पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं कि मैं एक मिस्ट्रेस की डॉटर हूँ। और वो अपनी मॉम पर भी गुस्सा करने लगती है कि शायद आपने मुझे वर्ड दिया ही नहीं होता। और जिया से कहती है हर चीज तुम्हें क्यों मिल जाता है कहते हुए रो रही थी। और फिर सन और जिया वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं जिंगचैन जिया से मिलने आया था तो जिया सन से वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है कि तुम मुझे जाने के लिए कैसे कह सकती हो। जिया बताती है कि मुझे जीचैन से कुछ बात करना है इसलिए तुम यहाँ से जाओ। पहले तो वो नहीं जा रहा था पर बाद में वो वहाँ से चला ही जाता है। और फिर जीचैन जिया को राव का मेडिकल रिपोर्ट देता है जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तो मिसकैरेज कैसे हो सकता है ये जानकर जिया उसे एक्सपोज करने के बारे में सोच रही थी। तो जीचैन कहता है मैं भी तुम्हारे इसमें हेल्प करूंगी पर जिया मना कर देती है। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो सैन उन दोनों को साथ में देखकर जल्दी से हो रहा था। तभी असिस्टेंट गिफ्ट लेकर आता है जो सैन ने जिया के लिए प्रिपेयर किया था। तभी सैन कहता है इससे कुछ नहीं होगा, लगता है कि इस बार बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करना होगा। तो असिस्टेंट समझ जाता है कि उसे क्या करना है। उसके बाद सैन फैमिली में दिखा जाता है जहाँ सब लोग खाना खा रहे थे और राव सैन को सर्व कर रही थी पर वो तो फोन में लगा हुआ था। तभी आंटी कहती है तुम्हें जल्द से जल्द जिया से डिवोर्स लेकर राव से मैरिज कर लेना चाहिए। पर इस पर भी वो कुछ नहीं बोलता। तो आंटी कहती है क्या तुम राव की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और कहती है कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा। आंटी उसे देखकर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारा तो डिवोर्स होने वाला है तो तुम यहाँ क्यों आई हो। जिया कहती है अभी तक मैंने सैन से डिवोर्स लिया नहीं है तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। और सैन से पूछती है मैंने सही कहा ना। तो वो कहता है वो तुम ही हो जो डिवोर्स लेना चाहती हो। उन दोनों को ऐसा बात करते हुए देख राव भी गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ग्रैंडपा भी उसे कहने लगते हैं कि तुम ही डिवोर्स लेना चाहती थी अब यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और वो सच बता देती है कि राव कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं तो मिसकैरेज कैसे हो सकता है। तभी आंटी कहती है तुम मेरे डॉटर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, क्या कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। तो वो उसे राव का मेडिकल रिपोर्ट दिखा देती है। फिर भी आंटी कहती है कि ये सब फेक है, तुम राव से जलीस हो इसलिए ये सब कुछ कर रही हो। सैन ने भी राव के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था और वो उसका रिपोर्ट ग्रैंडफादर को दिखा देता है और बताता है कि राव का बचपन से ही थोड़ा सा हेल्थ इशू है जिस वजह से वो ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट के लिए जाती है और इस मंथ भी वो रेगुलरली चेकअप के लिए जाती थी जिसका रिपोर्ट भी है। ये सब कुछ जानने के बाद भी आंटी एडमिट नहीं कर रही थी और कहती है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है और ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, राव का सच में मिसकैरेज हुआ है। तभी जिया कहती है ठीक है आप लोग एडमिट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम राव को ले जाकर हॉस्पिटल में चेकअप करवा लेते हैं कि वो कभी प्रेग्नेंट थी भी या नहीं। ये सुनकर तो राव घबरा जाती है और आंटी से कहने लगती है कि मॉम मुझे हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं जाना। पर उल्टा आंटी उसे थप्पड़ मार देती है और सारा ब्लेम उसी पर डाल देती है कि तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। राव सच कहने की कोशिश करती है पर आंटी फिर से उसे थप्पड़ मार देती है और सैन और जिया से माफी मांगने के लिए कहती है। वो ऐसा ही करती है और उन दोनों से माफी मांगते हुए कहती है कि ये सब मेरी ही गलती थी, मैंने ही सब कुछ किया है। और आंटी भी उन दोनों से माफी मांगने लगती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अगर मुझे पहले ही राव के बारे में पता होता तो मैं उसे ऐसा कभी करने नहीं देती। पर जिया को तो पता है कि वो एक्टिंग कर रही है और सारा ब्लेम राव पर डाल दिया है। तभी सैन कहता भी है कि राव बचपन से ही आपकी बात सुनती है तो ये सब भी उसने आप ही के लिए किया होगा। तो आंटी पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो सैन साफ साफ कह देता है कि इस सब के पीछे आप ही कहाँ थे। फिर भी आंटी कहती है कि तुम जो बोल रहे हो मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता और वो अभी भी कुछ भी एडमिट नहीं कर रही थी। तो सैन राव से कहता है अभी भी मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारी मॉम ने किया है वो सब बता दो। पर वो कुछ नहीं बताती तो वो सबको प्रूफ दिखाकर बताता है कि आंटी ने उसका कार एक्सीडेंट करवाया था। ये जानकर तो जिया भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। फिर भी आंटी प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे कि उन्होंने कुछ नहीं किया और कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अभी असिस्टेंट आंटी का वो रिकॉर्डिंग सुना देता है जिसमें वो इनहेरिटेंस पाने के लिए सैन को मारने की प्लानिंग कर रही थी। ये सब जानने के बाद तो ग्रैंडपा भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो आंटी उन्हें माफी मांगने लगती है पर वो कुछ नहीं सुनते और उसे थप्पड़ मार देते हैं और उन्हें बहुत डांटने के बाद बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं और सैन से कहते हैं उन लोगों को मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो असिस्टेंट को उनके साथ भेज देता है और फिर जिया कहती है कि ठीक है मैं अब चलती हूँ। और सैन रोकता है और कहता है तुम डिवोर्स लेना चाहती थी, अब यहाँ से जाना चाहती हो, क्या तुम ऐसा सच में चाहती हो। पहले तो वो उसे डांटने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी डेथ हो गई है और मुझे ट्रिक किया। तो सैन कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरी वाइफ दूसरे मैन से फ्लर्ट करती है। जिया कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं असली वाली जिया नहीं हूँ। और वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तभी जिया को एहसास होता है कि अब तो सैन जिंदा है तो उसके हाथों से तो सारा इनहेरिटेंस चला गया। तो सैन कहता है इसका मतलब तुम ये सब कुछ इनहेरिटेंस की वजह से कर रही थी। तभी जिया कहती है कि मुझे मैन और मनी दोनों चाहिए, क्या मुझे नहीं मिल सकता। तो सैन उसे बैठने के लिए जगह देता है। तो वो जैसे ही बैठती है तो सैन उसे कुछ इस तरीके से रिंग दिखाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। पहले तो जिया थोड़ा सा भाव खाती है और फिर लास्ट में मान ही जाती है। वो खुश होकर उसे रिंग पहना
देता है। अभी जिया कहती है अभी तो मैं इस छोटे से रिंग से मान गई, पर हमारे वेडिंग के दिन मुझे इससे भी बड़ा रिंग चाहिए। तो सन मान जाता है। उसके बाद दोनों वेडिंग करते हैं, जहाँ दोनों ही सोच रहे थे कि अब उन्हें वेडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही सन उसे किस करने वाला था तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है कि मैं इस वेडिंग से डिसएग्री हूँ, और जिया से कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर इससे मैरिज कैसे कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर जिया को तो पता ही नहीं था कि वो कौन है, और फिर थोड़ी आर्गुमेंट के बाद पता चलता है कि वो उसे कोई और पर्सन समझ रहा है। तो सन बताता है कि ये वो लड़की नहीं है, कोई और है। तो वो जिया को अच्छे से देखने के बाद उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने अपना चश्मा नहीं पहना है, इसलिए मिस्टेक हो गया कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही वो दोनों कंटिन्यू करने वाले थे तभी जीचन उन्हें रोकता है। तो सन गुस्सा करने लगता है कि अब कौन आ गया हमारी वेडिंग में ट्रबल क्रिएट करने के लिए। जिया उसे देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो वो भी कहता है कि मेरी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बुके दे रहा था। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर फाइनली वो दोनों अपना वेडिंग कंप्लीट करते हैं। और सीन ये कट होता है। नेक्स्ट सीन में 5 इयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया प्रेग्नेंट थी और वो सन के आने का वेट कर रही थी। तभी वो देखती है कि वो किसी और लड़की को गिफ्ट दे रहा है और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये देखकर गुस्से में उसके पास जाती है और उस पर गुस्सा कर रही थी, पर वो पूछता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर तो वो और भी गुस्सा हो जाती है और उसे अच्छा खासा सबक सिखाते हुए कहती है कि तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, हमेशा तुम मुझे यही गिफ्ट देते हो और अब पहचान नहीं रहे हो। तो वो कहता है कि मैं सन नहीं हूँ, मैं उसका कजन हूँ। पर वो उस पर बिलीव नहीं कर रही थी, पर तभी वहाँ पर सन भी आ जाता है और उसे देखकर जिया को यकीन होता है कि वो उसका कजन है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।